तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग नेशनल इनकम कवर कर रहे थे और अभी तक हम लोग दो मेथड्स कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे ही तीसरे मेथड पर। आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड था जो उसको ख़त्म किया था। कहाँ तक पहुँच गए थे हम वैल्यू एडेड मेथड में? अच्छा, वैल्यू एडेड मेथड हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अभी। और अब हम लोग नेशनल इनकम का दूसरा मेथड जो कि है इनकम मेथड उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये रहा हमारा इनकम मेथड। वैल्यू एडेड का यहाँ पे स्पेलिंग गलत है जी। तो वैल्यू एडेड मेथड को हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड से? क्या निकालते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं। और ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? आउटपुट में से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, और आउटपुट नहीं दिया गया हो तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को यूज़ करते हैं, और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया गया हो तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। ये पूरी स्टोरी हम लोगों ने देख ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनकम मेथड। अब हम लोग इनकम मेथड कैलकुलेट करना, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो भैया देखो, इनकम मेथड में जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हम लोग को जो इनकम मिलती है वो कैसे मिलती है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, इन चारों को प्लस कर दें तो हमारी क्या निकल आती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बदले हमें क्या मिल जाता है? रेंट। लेबर के बदले मिल जाते हैं वेजेस। इंटरेस्ट कैपिटल के बदले, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। तो जब इन चारों को प्लस करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, लीजिए बन गया हमारा नेशनल इनकम, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकल आया यहाँ से, एनडीपीएफ से निकल गया। इन चारों को प्लस करके हमारा क्या निकल आता है? एनडी बेसिक। इतना सिंपल सर जी? हाँ बेटा, इतना ही सिंपल है। चार चीज़ों को प्लस नहीं करना है, पांच चीज़ें, एक चीज़ और है आगे बताऊंगा, लेकिन ज़रा इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में लिखी हुई है। अभी इनकी टेक्निकलिटीज़ पर थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, एक दो वर्ड के अंदर। तो इनकम मेथड मैंने जैसे एक तो बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड में जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसका जो वैल्यू एडेड हो रहा होता है उसको हम टोटल करते हैं तो भी हमारा नेशनल इनकम निकल आता है। जहाँ फिर हम दूसरा मेथड हमारे पास सामने ही है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम, सभी इनकम का टोटल कर दो तो भी हमारा नेशनल इनकम निकल आता है। तो अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए ये चार टर्म्स दी गई हैं, इनको एक एक कर हमें समझना है। तो मैंने आपको जो चार टर्म्स यूज़ की हैं उनको अगर मैं डिटेल में लिखूँ तो ये इस तरह से लिखी जाती हैं। वेजेस के लिए यूज़ किया जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट ही यूज़ किया जाएगा। रेंट के लिए रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट। और एक और नई चीज़ आ गई, मिक्स्ड इनकम। मैंने बोला ना एक चीज़ और आएगी। तो इन पांचों को प्लस कर दें तो निकल आती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इनके अंदर थोड़ी डिटेलिंग है, इनके अंदर थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक एक करके इन पांचों फैक्टर्स को समझते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले दिया गया आपके सामने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपको ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, एक मिनट रुक जाओ। इसका कलर पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप ही चेंज हो जाओ थे। लीजिए भैया। तो देखिए हमारे सामने दिया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रेफर्स टू अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। अगर मैं किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा हूँ, किसी जगह पर जॉब कर रहा हूँ, और मुझे उस जॉब के बदले जो कुछ भी मिल रहा है, वट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट जॉब, जो भी मुझे उस जॉब करके मिल रहा है इन द फॉर्मेट ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, कमीशन, ओवर टाइम, टिप इनकम, बोनस पे, रिकॉग्नाइजेशन मेरिट पे, बेनिफिट, स्टॉक ऑप्शन, अदर कैश बेनिफिट, कुछ भी मुझे मिल रहा है वो सब मेरा क्या कहलाता है? कंपनसेशन कहलाता है। एक जगह पर काम करके मुझे अपनी सर्विसेज देकर, अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देकर जो कुछ भी इनकम मिलती है उन सब का अगर मैं टोटल कर दूँ तो वो बनता है मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो होता है वो कैसे हो सकता है? जहाँ तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो सकता है, जहाँ तो आपको नगद में सारी चीज़ें मिलेंगी, जहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें नगद में मिल रही हो, कैश मिल रहा हो या बैंक में मिल रहा हो, और कुछ चीज़ें आपको काइंड्स के फॉर्मेट में, सामान के फॉर्मेट में, जैसे इस महीने आपको सैलरी मिली, साथ में एक फ्रिज गिफ्ट मिल गया, 2-3 महीने की सैलरी एक साथ मिली, साथ में एसी गिफ्ट मिल गया, या फिर कार गिफ्ट कर दी, तो ये काइंड के फॉर्मेट में, किसी एम्प्लॉयर ने आपको घर ही दे दिया रहने के लिए, तो दिस इज वेजेस एंड सैलरी इन द फॉर्मेट ऑफ काइंड। और क्या आता है? एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब हमारे एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, जी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं?
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का मतलब होता है कि देखिए, जब भी हम कहीं पे जॉब करते हैं तो उस जॉब के साथ साथ हमारे बेसिक सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, और वो अमाउंट जो डिडक्ट होता है, कटता है, वो किसी स्कीम में डाला जाता है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम होगी, उस स्कीम में उसका पैसा डाला जाएगा और उसके बदले हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे, कुछ पेंशन बेनिफिट्स होंगे, कुछ इस तरह के बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक स्कीम का ऑप्शन दे रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पीएफ अकाउंट। हर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरी से कुछ पीएफ कटता है। अब मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ। एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनके अकाउंट से पीएफ कटता है, वो कैसा कटता है वो मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरी सैलरी है एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपये, ठीक है, और मेरा पीएफ जो कटता है, जो गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, फ़िलहाल लेके चलते हैं 10%, ऐसे 12% करीब रहता है, 10% पीएफ कटता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। अब ये 10,000 रुपये कट गए और मेरे को कितने मिलेंगे हैंड में, 90,000 रुपये मेरे को मिल जाएंगे। ये मेरी नेट सैलरी हो गई, ये मेरी ग्रॉस सैलरी हो गई। अच्छा, ये 10,000 रुपये तो कट गए, अब इसका क्या, जितने मेरे 10,000 रुपये कटे हैं ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतना ही 10,000 रुपया मालिक अपनी जेब से जोड़ेगा, इतना ही मालिक अपनी जेब से जोड़ेगा, मतलब जितना मेरे अकाउंट से कटेगा उतना ही मेरा एम्प्लॉयर अपनी जेब से जोड़ेगा। तो ये हो गया 20,000 रुपये, और ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किए जाएंगे। एक पीएफ अकाउंट होता है पीएफ ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। अब हर महीने जब ये 20,000 रुपये ऐसा मेरा जुड़ता जाएगा, इस 20,000 पे हर महीने इंटरेस्ट भी मिलेगा, और फिर वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट, तो ऐसे करते करते वो मेरा 20,000 रुपये का हर महीने कटता हुआ 10 साल 20 साल बाद लाखों की धनराशि बन जाएगी। तो फिर क्या करेंगे आप इस धनराशि का, तो वही है, फिर बहुत बड़ा अमाउंट बन गया तो आप एक साथ रिटायरमेंट के टाइम पे भी विड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ आपको बीच में कभी इमरजेंसी है तो बीच में भी आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें से कुछ पैसा आपको पेंशन के रूप में फिर बाद में बुढ़ापे में मिलता है। तो ये क्या है, ये मेरे को मिल रही है जो पीएफ का पैसा कट रहा है मेरा, इसमें मेरे को फ़ायदा ही हो रहा है ना, मेरी सैलरी से कुछ पैसा कट के उतना डबल का मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, और वो मेरे को आगे फ्यूचर में मिलने वाला है, और उस पर इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो ये मेरे लिए क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अच्छा, मान लो एक और पैसा कटता है 1% इसका, तो 1,000 रुपया और कटता है। किसका कटता है, ये स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेरा इंश्योरेंस करवा के रखा है मान लो, तो उसका 1,000 रुपया काटा जा रहा है हर महीने का, और आपदा आने पर 12 लाख 15 लाख 20 लाख तक का इंश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट मेरे को पे करेगी। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे इंश्योरेंस और सेफ्टी के लिए है, सोशल सिक्योरिटी के लिए, एक व्यक्ति के लिए। तो जो भी पैसा ये इन सैलरीज में ये है, तो मेरी ही कमाई का हिस्सा ना, जो मैंने 1,000 दे रहा हूँ या 10,000 दे रहा हूँ, आफ्टर ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ माई इनकम, ये मेरे इनकम का हिस्सा है, और मैं अपने इनकम का हिस्सा किसी दूसरे को पे कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी इनकम के अंदर ही जोड़ा जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, वेजेस एंड सैलरीज, जो भी आपको मिला हो इन कैश, जहाँ तो आपको कैश में मिला होगा, या फिर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, या तो सामान में मिला होगा, और प्लस कर दो तीसरा एम्प्लॉयज़, कौन सा है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयर किसी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन में बराबर ही होता है, तो हमें एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो लगभग इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आपके क्वेश्चन में ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन है, तो और साथ में इनमें से भी कुछ गिवन है, तो आपको इनकी तरफ तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इनकी तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इन सबको पूरी तरह से इग्नोर करिएगा, हमें इनका कोई मतलब नहीं, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया गया है तो ये एक ब्रॉड टर्म है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया गया है, तो फिर इनको देखना पड़ेगा, तो फिर इन तीनों को ढूंढना पड़ेगा, और जो चीज़ नहीं है उसको ज़ीरो मान लीजिएगा, और जो है उनको प्लस कर लीजिएगा, तो आप निकाल लेंगे अपना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आती है रेंट एंड रॉयल्टी। सीधी बात है, ये तो डायरेक्टली गिवन होता है, ये डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन होता क्या है, अब समझते हैं रेंट। आपका कोई घर की कोई दुकान थी, जहाँ आपका कोई कमरा था जो आपने सामने वाले को रेंट पर दे रखा है, तो वहाँ से कोई इनकम आ रही है आपको, तो ये रेंट वाली इनकम हो गई। अब अच्छा, कोई आपके पास खदान थी
आपके पास कोई ज़मीन थी जिसके नीचे सोना था और आपने वो किसी को दे रखी कि भैया हाँ तुम लोग सोना निकालो, सोने का कुछ हिस्सा मेरा, कुछ हिस्सा आपका, ज़मीन मेरी रहेगी लेकिन। तो ऐसे करके मेरी ज़मीन भी नहीं गई और उस ज़मीन से जो भी इनकम मिल रही है उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। सामने वाले कहते हैं ये क्या मिल रही है मेरे को, रॉयल्टी मिल रही है। या फिर मैंने कोई एसेट ऐसी क्रिएट की है जिस एसेट को यूज़ करने का अधिकार मैंने सामने वाले व्यक्ति को दे रखा है और वो उस एसेट को यूज़ करके पैसा कमा रहा है और उसका कुछ हिस्सा मेरे को दे रहा है, तो वो भी मेरा क्या होगा, रॉयल्टी होगा। जहाँ मान लीजिए मैंने कोई गाना गा रखा है, अब वो गाना मेरा फिल्मों में डाल दिया गया है, उस गाने से फिल्म वालों को इनकम हो रही है, तो उस इनकम का कुछ हिस्सा मेरे को रेगुलरली मिलता रहेगा, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रॉयल्टी। तो रेंट एंड रॉयल्टी को अपन को कोई टेंशन नहीं है, सामने सामने दिया होता है। अच्छा, इंटरेस्ट, आपने कोई पैसा किसी को ब्याज पर दिया था, उस पर कोई इनकम मिल गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सामने सामने लिखा रहता है इंटरेस्ट इतना है, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, चेंजेस वाली दिक्कत जो आती है वो आती है प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट जो है कभी कभी डायरेक्टली भी होता है और कभी कभी प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं भी होता है। तो इस बात को समझते हैं कि प्रॉफिट अगर नहीं है तो कहाँ पे गया होगा, प्रॉफिट नहीं है तो कहाँ पे गया होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट चाहिए तो है ही हमें, फॉर्मूले के हिसाब से तो हमें प्रॉफिट चाहिए ही, लेकिन अगर प्रॉफिटली डायरेक्टली दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, तो सीधे सीधे लिख देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, तीन चीज़ों को ढूंढेंगे। प्रॉफिट तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए ये कंपनी का प्रॉफिट है, तो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक कुछ प्रॉफिट का हिस्सा किसी कंपनी का चला जाता है डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स के पास। कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया होता है कंपनी बनाने के लिए, तो वो उन शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट देते हैं, तो उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स को उनके शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के बदले जो रिटर्न में मिलता है उस रिटर्न को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं और वो व्यक्ति आपको उस पर ब्याज देता है, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट। वैसे ही कोई व्यक्ति है जिसने कंपनी के शेयर खरीद कर कंपनी को पैसा दिया है, तो कंपनी उसको ब्याज नहीं देती है, कंपनी उसको देती है डिविडेंड। अच्छा, कंपनी का कुछ पैसा कंपनी क्या कर देती है, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी को टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो कॉर्पोरेट टैक्स में चला जाता है। और कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास बचा लेती है फ्यूचर यूज़ के लिए, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी के पास खुद के पास भी बचा कर रखना पड़ता है, नहीं तो फ्यूचर में कहाँ जाएंगे। तो इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, इसको सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। अल्टीमेटली मतलब क्या है, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने पास सेव करके रख लिया फ्यूचर यूज़ के लिए। तो अगर कंपनी का प्रॉफिट दिया गया है डायरेक्टली तो हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सबको टोटली इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो इन तीनों को प्लस करेंगे और बनेगा हमारा फिर कंपनी का प्रॉफिट। आ गया समझ में। तो कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा कर रख लिया जाता है वो रिटेन्ड अर्निंग है। कंपनी का वो प्रॉफिट का हिस्सा जो उसके शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो टैक्स में चला जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। और इन तीनों चीज़ों को प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिटली डायरेक्टली दिया गया तो उसमें तो सब चीज़ें पैसे ही इंक्लूड होंगी, तो हमें इन सब चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो कंपनी का प्रॉफिट आधा कॉर्पोरेट टैक्स में, आधा कंपनी ने अपने पास सेविंग करके रख लिया और आधा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अच्छा, एक और होती है मिक्स्ड इनकम, एक और होती है मिक्स्ड इनकम। ये पांचों की मिक्सचर है। अब इसको ऐसे समझते हैं कहानी के अंदर मिक्स्ड इनकम को अलग से क्यों लिखा गया। हमारे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो भैया 4 ही हैं और इनकम भी हमें 4 ही से हो रही है, तो ये पांचवा कहाँ से टपक आया। इसको समझने के लिए कहानी समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारे रामलाल, हाँ, और ये हैं उनकी पत्नी रामकली, रामलाल की रामकली। अच्छा, ये उनकी धर्मपत्नी हो गई। ये उनके 2 चुन्नू मुन्नू, ये चुन्नू और ये 2 मुन्नू। अब ये लोग हैं ना, ये गरीब लोग हैं, इनके पास छोटा सा घर है, छोटा सा गांव में ये लोग रहते हैं।
तो इनके पास गांव में कुछ ज़्यादा काम वाम नहीं था। तो रामलाल ने क्या दिमाग लगाया, रामलाल बोला ऐसे तो हम लोग फ्री फोकट बैठे ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। ऐसे गांव में कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। तो रामलाल थोड़ा दिमाग वाला इंसान था, ऐसे नहीं है हल्के में, रामलाल थोड़ा हैंडसम था, थोड़ा दिमाग वाला इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो इसने क्या किया, इसके पास कुछ खत घर का कुछ पैसा था, कुछ रामकली का कुछ गोल्ड था, इसको बेचा और उसको बेचकर एक खरीद ली मशीन, एक मशीन खरीद ली। कौन सी मशीन खरीदी, एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, कौन सा राहुल गांधी का फ़ैन हूँ। अच्छा, इन्होंने मशीन जो खरीदी वो मशीन थी अगरबत्ती बनाने वाली, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो मशीन थी अगरबत्ती बनाने वाली। अब इस मशीन में ये लोग क्या बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं। मतलब थोड़ा सा मटेरियल वैक्स मिक्स करने का काम मशीन में होता है, बाकी सारा काम हाथों से होता है, पैकिंग वैकिंग सब काम हाथों से होता है। तो ये मशीन ले ली, ठीक है। अब रामलाल ने क्या किया, रामकली और चुन्नू मुन्नू को इस मशीन पर चलाना सिखा दिया, इस मशीन पर चलाना सिखा दिया कि इस मशीन को कैसे चलाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं इस मशीन को। तो रामकली क्या करती है, मटेरियल मिक्स करती है इसमें और अगरबत्तियाँ बनाती है। रामकली क्या करती है, मटेरियल मिक्स करती है उसमें और अगरबत्तियाँ बनाती है, और अगरबत्तियाँ बनाकर निकालती जाती है, रखती जाती है, रखती जाती है, ऐसे ऐसे यहाँ पर अगरबत्तियों के ढेर लग जाते हैं। और ये चुन्नू मुन्नू क्या करते हैं, ये चुन्नू मुन्नू जैसे ही स्कूल से आते हैं, सुबह से थोड़ी देर, आप कहाँ कोरोना में जा रहे होंगे स्कूल, तो घर आते हैं और बढ़िया इन अगरबत्तियों को पैकेट में पैक करते हैं। इन अगरबत्तियों को 10-10 रुपये 5-5 रुपये के जो पैकेट होते हैं उसमें पैक करते हैं और पैकेट को पैक करके रख देते हैं। अच्छा, और रामलाल क्या करता है फिर, इन्हीं पैकेट्स को मार्केट ले जाता है साइकिल पर, मार्केट ले जाएगा, टिंग 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 टिंग। ये साइकिल बनाने मेरे को नहीं आती भैया, जैसी बनी तो बना दी। हाँ, तो ये क्या करता है, रामलाल मार्केट जाता है, गाड़ी पर लोड करता है अपनी साइकिल पर और सारा अगरबत्ती को मार्केट में जाकर बेच आता है। अब ये सब इनका घर का चलता रहता है, इससे इन लोगों को क्या होती है, इनकम होती है। अच्छा, मैंने बोला किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस। और इन चारों के बदले कुछ ना कुछ इनकम मिलती है। बिल्कुल सही बात है सर, लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर के बदले वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और प्रॉफिट, एंटरप्राइजेस के बदले प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर भी वैसे ही है, जो जो मशीन लगा रखी है इन्होंने अपने घर पे लगा रखी है, जो लेबर हैं ये लोग खुद ही यूज़ कर रहे हैं, खुद ही सब लोग काम कर रहे हैं लेबर का, कैपिटल इन्होंने अपनी घर ही की लगाई है और प्रॉफिट भी इनको, लेकिन इनकम तो इनको सिर्फ एक ही हो रही है ना, आफ्टर ऑल इनको इनकम तो सिर्फ एक ही है कि प्रॉफिट की इनकम। जितनी भी अगरबत्ती ये बेचते हैं उसमें से जो पैसा मिलता है वही बस इनको इनकम मिलती है, तो वो इनकम इनके लिए प्रॉफिट की इनकम है। लेकिन यार उस इनकम में इसकी रामकली की भी मजदूरी जुड़ी हुई है, इन चुन्नू मुन्नू की भी वेजेस जुड़े हुए हैं, इस मशीन का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, जो कैपिटल लगाई है उसका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, रामलाल की भी मजदूरी जुड़ी हुई है। अच्छा, जब जिस घर पर लगा हुआ है उस घर का रेंट भी जुड़ा हुआ है, तो यार वो कैसे बाइफरकेट करोगे। इनकम तो इनके पास एक ही आ रही है ना, जो सेल किया, जितने की सेल्स की उसी से इनकम आ रही है। अब उस इनकम को आप बायफर्केट कैसे करोगे, रेंट अलग कैसे करोगे, लेबर अलग कैसे करोगे, कैपिटल अलग कैसे करोगे, प्रॉफिट अलग कैसे करोगे, वो तो कर ही नहीं सकते, ये तो छोटा सा व्यापारी है। तो इन सब की इनकम को एक साथ लिख दिया जाता है मिक्स्ड इनकम, क्योंकि इसको बायफर्केट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे देश में बहुत सारे छोटे छोटे व्यापार हैं जो घर ही में सब कुछ कर रहे हैं, और घर ही में पूरा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अरेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें घर ही से अरेंज करके प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में खुद ही बेचकर पैसा कमाते हैं। तो इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये ऐसा काम कर पाए। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इनकी इनकम को एक साथ लिख देंगे मिक्स्ड इनकम। तो समझ में आ गया, इस इनकम को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम। तो ऐसी मशीन लगा दी जाती है अगरबत्ती बनाने वाली, और वो लोग घर में अगरबत्ती बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं घरों में जो अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। तो इस इनकम को क्या नाम दिया जाता है, मिक्स्ड इनकम का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनके चारों फैक्टर्स की इनकम को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो मैंने पाँचों इनकम को एक साथ बता दिया, पाँचों इनकम एक साथ बता दी। अब हमारे पास क्या निकल आएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा NDPFC, मतलब डोमेस्टिक इनकम। और बस आगे हमें जो मर्जी बोल दे क्वेश्चन निकालने के लिए, हम तो चतुर चालाक हैं ही हैं, आगे तुम हमसे कुछ भी निकलवा लो, हम तो आगे एक्सपर्ट हैं इनको निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे आगे, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपसे कोई बोले कि बताओ भैया
एनडीपीएफसी कैसे निकाला जाता है? इनकम मेथड से। तो आप क्या बोलोगे? सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढो, रेंट एंड रॉयल्टी ढूंढो, प्लस इंटरेस्ट ढूंढ लो क्वेश्चन के अंदर, प्लस प्रॉफिट ढूंढो और प्लस मिक्स्ड इनकम ढूंढो, और इन सबको प्लस करोगे तो क्या निकलाएगा? एनडीपीएफसी। अच्छा मैंने पूछ लिया कि बताओ भैया अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ना दिया गया हो तो क्या करोगे? तो बच्चे जवाब देंगे सर हम 3 चीज़ें ढूंढेंगे फिर, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने बोला अगर प्रॉफिट ना दिया गया हो तो क्या करोगे? तो बोले सीधी बात सर यहाँ पर भी कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों को प्लस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में, इस मेथड में और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं। अच्छा मैंने बोला चलो अब ये तो निकल गया एनडीपीएफसी, अब नेशनल इनकम निकाल के बताओ। तो बोले इसमें क्या बात है सर, एनएनपीएफसी ही तो निकालना है और एनडीपीएफसी तो निकला हुआ है, तो इसमें प्लस प्लस क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो आप प्लस कर दीजिए एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हो जाएगी एनएनपीएफसी। मैंने कहा बहुत शानदार। मैंने बोला अगर एनडीपीएफसी से जीडीपीएमपी निकालना, बोला सर वो भी वैसे ही है जैसे पीछे निकालते आ रहे हैं। तो बस हमारा इनकम मेथड जो था इतना सा था, इतना सिंपल था, इसमें कोई टेंशन ही नहीं थी। एक दो क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करके देख लेते हैं, मेरे पास बुक होगी तो ज़रा ढूंढ लेते हैं बुक को फिर से, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिए बुक हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है, ये वैल्यूएटेड मेथड के थे, अब इनकम मेथड आएगी, आ जाने दो देख लेंगे। ये रहा क्वेश्चन इनकम मेथड का। ये देखिए क्या बोल रहा है, एनडीपीएफसी निकालिए। हमने कहा ऐसी क्या बात हो गई, सबसे पहले हमें चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000, दूसरा क्या चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी, अलग अलग दिया गया है कोई बात नहीं, दोनों को प्लस करके लिख देंगे 600। फिर क्या चाहिए, इंटरेस्ट 500। फिर क्या चाहिए, प्रॉफिट सामने सामने दिया गया है 500। और क्या चाहिए, मिक्स्ड इनकम सामने सामने दी गई 1000। आगे 500 चीज़ें, हमें तो 500 चीज़ें चाहिए थी, 1 2 3 4 5 आगे। अच्छा इनका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 0 0 5 10 16 2600। ये क्या निकालना था, एनडीपीएफसी 2600 निकल गया। फिर हमने टोटलिंग मिस्टेक, हाँ 3600 सॉरी, इनको प्लस करेंगे तो एक कैरी भी तो आएगा। भगवान इस मैथ का कुछ कर दे रहे, कैलकुलेशन में बेइज्जती करवाती है मैथ। हाँ ये क्वेश्चन आधा ऊपर होगा, अब इसको तो हम चलो बाद में सॉल्व, अच्छा हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व, पूरा तो आ गया। बोल रहा है जीएनपी एमपी निकालना है इनकम मेथड से, भाड़ में जाओ तुम कुछ भी पूछो, हम तो एनडीपीएफसी ही निकाल के रहूँगा, हम तो एनडीपीएफसी ही निकालूंगा। और सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया गया है कितना, 100 रुपया। दूसरे नंबर पे ढूंढूंगा रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट तो दिख गया 1000, रॉयल्टी नाम की कहीं पे चीज़ नहीं है, रहने दो। इंटरेस्ट देखो बेटा, इंटरेस्ट देखो कहाँ है, इंटरेस्ट भी मिल गया 200 रुपया। अच्छा अब क्या चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, और प्रॉफिट नहीं दिया गया, देखो कहीं पे प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, डिविडेंड मिल गया हमें 500, हमें कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया है कहीं पर, टैक्स नहीं दिया गया, सीधे बता दिया सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये क्या है भैया, ये वही है रिटेन्ड अर्निंग, और टैक्स नहीं दिया गया तो ज़ीरो मान लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता, कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। तो 900 रुपया,
ये तो हो गया 900 रुपये। अब क्या चाहिए? मिक्स्ड इनकम सामने सामने दी गई है 200, ऊपर लिख लेता हूँ जगह कम है। इन सबको प्लस करो तो कितना निकलेगा? 9 1 10 और 4 14 और 2 2400। ये क्या निकला? दिस इज़ अवर NDPFC इक्वल टू 2400 रुपये। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था GNPMP। नेट से ग्रॉस पर आना है, नेट से ग्रॉस पर आना है, प्लस डेप कर देंगे, प्लस डेप कितना हो जाएगा? 400। डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, प्लस NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दे रखी है 20, प्लस करना था डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, प्लस करना था, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में दिया गया है। और फैक्टर कॉस्ट पे मार्केट प्राइस पर आना है तो प्लस NIT करते हैं, प्लस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं? इनडायरेक्ट सामने सामने दिए गए 900, तो प्लस कर देंगे 900। तो बस भैया यहाँ पर 800, इन सबको प्लस माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा? ये इक्वल टू GNPMP। हमने NDPFC की वैल्यू को GNPMP में कन्वर्ट किया तो 2800 और 2800 900 हो जाएंगे, 2800 और 900 हो जाएंगे 3700, और माइनस करेंगे 20 तो 3680 आपकी आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ये आ गया हमारा 36 आंसर। इन्होंने एक साथ किया होता है सब कुछ, हम पहले NDPFC ही निकालेंगे और फिर एडजस्टमेंट्स वाला काम बाद में करेंगे, वो करना ज़्यादा सिंपल रहता है क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, हमें एक ही चीज़ पता है हमें निकालना क्या है। अब यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया नेशनल इनकम निकालो, क्या तो क्या बोल रहा है? NNPFC निकालो, और हमें पता है इनकम मेथड से जो निकलता है वो तो निकलता है NDPFC, तो पहले तो हम वही निकालेंगे, NDPFC ही निकालते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी दिया गया है देखो, और वेजेस एंड काइंड भी दिया गया है, तो हमें जब ये दे दिया जाए तो हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं रहता है। 13,300 सॉरी। अब हमें ढूंढना क्या है? अब हमें ढूंढना है इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट एंड रॉयल्टी। ना तो तुम्हें इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पर, ना रेंट एंड रॉयल्टी दिख रहा है, और ना प्रॉफिट दिख रहा है। हाँ बस मिक्स्ड इनकम दिख गई मुझे, बाकी सबसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना, मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। हमें तो मिक्स्ड इनकम मिल गई, चलो ठीक है। एक चीज़ तीन चीज़ें बची हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे अब बताना था, अब उसका सही वक्त आ गया है। तो 5 टर्म्स हैं आपके सामने, फिर से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 5 टर्म्स हैं आपको NDPFC निकालने के लिए। आपको क्या क्या चाहिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस क्या लिख रहा था? प्रॉफिट और प्लस इंटरेस्ट और प्लस मिक्स्ड इनकम। इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन पांचों में से अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, इन 5 में से मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, बस रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस कर देंगे प्रॉफिट के साथ, प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम, तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर हमारे पास जो आएगा आंसर, इन तीनों चीज़ों को प्लस करके हम बोलते हैं, तीनों चीज़ों को प्लस करके हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एक और फॉर्मूला हमारा बन जाता है, अगर हमें NDPFC निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। लीजिए इन तीनों चीज़ों को प्लस कर दीजिए तो भी हमारा NDPFC निकल आएगा। एक इकलौता ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीज़ों के बराबर है,
रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को बराबर बनता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें देख लो कहीं पर ऑपरेटिंग सरप्लस नाम की चीज़ दी गई थी, तो मतलब वो तीनों चीज़ें जो गायब थी उसकी जगह हमें ये दे दिया गया था। तो हम भी होशियार छाने एकदम, जिस शाने तो अपन 1.5 शाने, 4 और 9 और 5 14 और 3 34,400। तो NDBFC कितना होगा? 34,400। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें NNPFC निकालना है, तो इस वैल्यू में हमें प्लस करना पड़ेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सीधे सीधे देगा ये 300। तो भैया इसमें 300 और प्लस कर दो, 34700। लीजिए भैया, आ गया हमारा आंसर 34700। तो मेरे हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं काहे के लिए आपका टाइम वेस्ट करूँ क्वेश्चंस कैलकुलेट करने में? आप लोग खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक हो, और बस हमें जो मर्जी दिया जाए हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम तो हमेशा निकालेंगे सबसे पहले NDPFC ही, अगर इनकम मेथड से निकाल रहे हैं तो, और उसके बाद हमें जिस चीज़ में कन्वर्ट करना हो हम उस चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज पढ़ा दें। आज बहुत प्यास आ रही है, प्यास लग रही है, मतलब गर्मी बहुत है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, जो हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। तीसरा मेथड है हमारे सामने एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड और भी ज़्यादा सिंपल है, ये मेथड और भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इनकम में था, वैसे ही एक्सपेंडिचर में है। मतलब 3-4 चीज़ों को प्लस करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर्स ऑफ, मतलब 3 फेजेस होते हैं इनकम के। एक होता है जब सामान प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्रोडक्शन जितना होता है उसी के बराबर होती है इनकम, और उसी के बराबर होता है एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन के लिए हमने वैल्यू एडेड मेथड देख लिया, इनकम के लिए हमने इनकम मेथड देख लिया, और एक्सपेंडिचर के लिए हम एक्सपेंडिचर मेथड देख लिया। तीनों ही बराबर होंगे, जितना इनकम इधर से इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, उतना ही इधर आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, ज़्यादा काहे के लिए बकवास किया जाए। आते हैं हम लोग सीधे एक्सपेंडिचर मेथड। देखो भैया, एक्सपेंडिचर मेथड बात करता है एक्सपेंडिचर के ऊपर, कितना हम खर्च कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर, पूरे देश के अंदर कितना खर्च हो रहा है वो प्लस करते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड से बन जाता है। तो कौन कौन खर्च करता है? सबसे पहले तो खर्च करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग खर्च करते हैं, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? प्राइवेट फैमिलीज लोग, हाउस होल्ड लोग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन खर्च करता है? इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कुछ खर्च करती है गवर्नमेंट, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी कुछ पैसा खर्च करती है भैया, तो इसको लिख देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक खर्चा होता है जो जिस स्टार मार्क लगा रहे हैं, इसको बस डिटेल में समझना है इसमें हमने, और बाकी इसको समझ लिया तो बाकी तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सामने डायरेक्ट गिवन होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक ये वाला खर्चा बस समझेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन पे जो भी हमने पैसा खर्च किया वो हम यहाँ पे समझे। इसको हम पूरा ही लिखा रहने दो, इसको शॉर्ट में नहीं लिखते। लिख तो सकते हैं लेकिन लिखते हैं, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आगे कन्फ्यूज़न होगी इसी वर्ड्स में शॉर्ट में लिखने में, इसलिए मैंने इसको पूरा ही नाम से लिखूँगा हमेशा, और आप भी कोशिश करिएगा इसको पूरा ही लिखें। एक आता है फिर नेट एक्सपोर्ट।
बस अगर इन चारों को हम प्लस कर दें, इन चारों को ही हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है GDP MP। लो इतना सिंपल था सर है। और ये देखो, ये आपको हमेशा डायरेक्टली गिवन मिलेगा, इसमें कोई लोचा नहीं मिलेगा। सामने सामने लिखा होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्टली मिलेगा, इसमें भी कोई लोचा नहीं होगा। और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो यार, सीधे सीधे, तो नेट एक्सपोर्ट निकल गया, जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट माइनस कर दो, तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। बस लोचे वाला जो काम है वो है, जो हमें फंसाने वाली एक आइटम है इसके अंदर, वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की धज्जियाँ हमें उड़ानी है बस। अगर इसको समझ लिए तो बस कहानी खत्म। पहले लेकिन इनको भी ज़रा समझ लेते हैं डिटेल में कि ये क्या थे। तो इन चारों चीज़ों को प्लस करते हैं तो GDP MP निकल आती है। तो देखिए मैंने बोला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चारों को प्लस करो तो बनता है हमारा, इन चारों को प्लस करेंगे तो बनता है हमारा GDP MP। बस। तो बात आती है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम जैसे लोगों की, हाउस होल्ड की। जेठालाल जी, हम जैसे लोग, हाउस होल्ड लोग क्या क्या खर्च करते हैं? तो हम लोग पहले तो खर्चा होता है हमारा कुछ नॉन ड्यूरेबल आइटम्स पे पैसा खर्च करते हैं। ये देख लीजिए इन चीज़ों पर हमारा कितना पैसा खर्च होता है। फ्रूट्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये सब हमें घर पे चाहिए पड़ते हैं, ये सारे सामानों की ज़रूरत हमें घरों में पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हम घर पर ख़रीद कर ले जाते हैं और घर में इनका यूज़ करते हैं, खाते हैं, सब्जियां बनाने के लिए कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है घरों में। डेली नीड्स के सामान, और ये कौन से होते हैं? नॉन ड्यूरेबल, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कितनी जल्दी ख़राब हो जाए, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाले आइटम्स होते हैं। तो इन सबको क्या नाम देते हैं? इन सबको हम लोग नाम देते हैं नॉन ड्यूरेबल आइटम। कुछ होते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल आइटम्स, चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, 3-4 महीने तक चल जाते हैं, सॉस वगैरह, केचप्स वगैरह, ये सब छोटे, कॉफ़ी वगैरह, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते, लेकिन फिर भी हाँ काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। और कुछ होते हैं ड्यूरेबल आइटम्स, हमारा सबका खर्चा इन्हीं चीज़ों पर मैक्सिमम होता है, हम इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो पहले नंबर पे तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किन पे होता है? इन तीनों चीज़ों पर होता है। वैसे हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हम लोग किन किन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। ज़्यादातर वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिन पर हम लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये फिर से नहीं दिख रहा अच्छे से, रुको, दिखना चाहिए ना भैया, क्यों नहीं दिख रहे हो? हाँ, अब दिख रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कौन सा पैसा खर्च कर रही है? एक तो गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है ये जो बेवकूफ़ लोग घूम रहे होते हैं देश में लॉकडाउन में, उनको मेंटेन करने के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन बना रहे, लोग बाग देखते रहें भैया हाँ कि सब कुछ व्यवस्थित है कि नहीं है, लोगों के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए कि भैया सरकार में कोई भी लॉ तोड़ेगा तो, देश के अंदर कोई भी लॉ तोड़ेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इन सबको पैसा देना पड़ता है, इन सबको लोगों को सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, तो इस पर सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। फिर एजुकेशन के ऊपर सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये इतना अच्छा स्कूल कहाँ पर है सरकारी, मनसा का तो कहाँ पर है, मूसा कहाँ पर है ये जगह, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है, देखो तो स्कूल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने फ़ोटो निकाली है। गार्डन वगैरह मेंटेन किया हुआ है बच्चों के लिए, कितने अच्छे से पेंट वेंट करके रखा है, मतलब लग नहीं रहा ये सरकारी स्कूल है, प्राइवेट से भी अच्छा। तो भैया बच्चे लोगों को घास पे बिठाया गया है और बच्चे भी ड्रेस में आए हैं प्रॉपर, कहीं पंजाब साइड का लग रही है क्योंकि टीचर जी पंजाबी दिख रहे हैं मेरे को। हाँ बच्चे भी पागा वागा पहन के बैठे हुए हैं, तो पंजाब के ही अंदर है कहीं पे। लेकिन हाँ कुछ भी कहो, गवर्नमेंट को स्कूल्स के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, हॉस्पिटल, स्कूल्स कह रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब बनानी पड़ती है, वहाँ के स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, बिल्डिंग्स वगैरह, इन पर भी सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ केयर पर आज की डेट में सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे खर्च हो रहा है। कोविड जब से आया है, कोविड ने पूरे सरकार के पूरे सिस्टम की हालत ख़राब करके रखी है। हाँ अब सिस्टम की हालत ख़राब हुई है, लेकिन सरकार ने बोल ही दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी सब लोग कह रहे हैं कि सिस्टम का दोष है। भैया सिस्टम तुम लोगों ने बनाया तो तुम लोगों का दोष है, सिस्टम ख़राब नहीं है, तुम लोग ख़राब हो। तो जो भी है अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस पर भी सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ डिफेंस पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है।
आर्मी एयरफोर्स इनकी भी सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, नहीं तो पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग हमेशा पागल हुए रहते हैं, हर दिन इनको कुछ ना कुछ दौरे पड़ रहे होते हैं, तो इनके ऊपर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों पर जो सरकार पैसा खर्च करती है इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर तीसरी चीज़ जो आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये चीज़ जो हमें कहता है मैं समझाना है, तो इसको मैं लास्ट में समझाता हूँ, इसको मान लीजिए। चौथी चीज़ है नेट एक्सपोर्ट। सीधी बात है, हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं उसमें से इंपोर्ट क्या करते हैं, इसको माइनस कर दो तो निकल आता है आपका नेट एक्सपोर्ट। टोटल मिलाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा देश का, उसमें से नेट एक्सपोर्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो टोटल में ले लेंगे हम, तो ये भी एक पार्ट आ जाएगा। और हम लोग ज़्यादातर यही एक्सपोर्ट करते हैं भैया, हमारे हालात हमारे देश में यही एक्सपोर्ट करना बचा हुआ है। एग्रीकल्चर गुड्स ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट में हम लोग ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, क्रूड ऑयल वगैरह, मैंने ऐसे एग्जांपल लगा दिए, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो समझ में आ गया, ये हमारा नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको ज़रा डिटेल से समझने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल समझते हैं बेटा। इसी चीज़ को तो हमें डिटेल में समझना है आज। इसको अगर हमने समझ लिया डिटेल में तो हमारा काम हो गया। ये लो हैंग कर जाता है, एक चीज़ में हैंग करने लगता है ये भैया, कैसे लैपटॉप में। अब देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक देश के अंदर कितनी कैपिटल फॉर्मेशन की गई है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। चलो पहले बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बिजनेसमैन ये सारी चीज़ें खरीदता है। अब ये खरीदता है, ये भी तो एक खर्चा है, लेकिन इस खर्चे को रेगुलर खर्चा नहीं बोला जाता है, इस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो ये बिल्डिंग्स ये बिल्डिंग कह रहा हूँ, ये जनरेटर्स खरीदना, मशीनें खरीदना, JCBs खरीदना, ये कई तरह इनको बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। तो ये चीज़ें कौन खरीदता है, ये चीज़ें खरीदता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, मतलब फर्म सेक्टर इन चीज़ों। तो इस पर सर उन लोगों का पैसा खर्च होता है, प्राइवेट लोगों का, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन सबको बोला जाता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हम लोग भी पैसा खर्च करते हैं, घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, दुकान बनाने में हम लोग भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। हम अपना पैसा कंस्ट्रक्शन करवाने में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का भी पैसा खर्च होता है इसमें, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का रोड बना कर देने हैं, पुल बना कर देने हैं, फ्लाईओवर्स बना कर देने हैं, ब्रिजेस बना कर देने हैं, डैम्स बनाने हैं, तो गवर्नमेंट का इन चीज़ों पर पैसा खर्च होने वाला है। तो ये चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ग्रॉस पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, लेकिन वो वाले रेगुलर एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ये आएगी इरेगुलर मतलब पक्के वाले एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जब इन तीनों को प्लस करते हैं तो बनता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या बनता है हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन हमें एज इट इज़ चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एज इट इज़ वर्ड चाहिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर तो निकल रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके साथ वही चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा जैसे वैल्यू एडेड मेथड में था। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बन जाएगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चाहे ऐसे आ जाए और चाहे डायरेक्टली दिया हो, बस इतना सी चीज़ थी। तो ये लोग हमें फंसाते कैसे हैं, क्वेश्चन वाले इसी चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो कितनी तरीक़ों से वो कंफ्यूज करते हैं वो हम सारे ही तरीके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला एक कंडीशन तो ये होगी, पहली कंडीशन कि आपको ये डायरेक्टली गिवन होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक, अब इसी का यूज़ करना है तो थोड़ा सा, हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये अगर हमें डायरेक्टली गिवन है, इफ़ दिस इज़ गिवन डायरेक्टली, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सीधे सीधे लिख देना है। सामने सामने वैल्यू दी रखी तो हम काहे के लिए माथा पच्ची करें। लेकिन कई बार ये लोग इसमें झोल कर देते हैं, कई बार ये लोग झोल क्या कर देते हैं, इसकी जगह यूज़ कर देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो एक वर्ड बस ऐड हो गया और हम लोगों को लगेगा कि वही लिखा हुआ है। तो जब भी ये वर्ड यूज़ हो जाए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है, कहाँ गया, चेंज इन स्टॉक। तो प्लस कर देंगे हम लोग
चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस, तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें तो यही चाहिए ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही चाहिए। बस, तो इसके अंदर अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड आ गया तो फिक्स्ड को हमने चेंज कर देना। अरे क्या कर रहे हो, ओ भैया क्या कर दिया। हाँ, अगर फिक्स वर्ड आ गया तो फिक्स वर्ड के लिए हम क्या कर देंगे, फिर हम लोग प्लस कर देंगे अपना चेंज इन स्टॉक। अच्छा, फिर कभी कभी क्या कर देते हैं ये लोग, जब इनका मन नहीं भरता इतने से भी, तो ये लोग लिख देते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम बोलते हैं यार फिर लोचा कर दिए तुम लोग। अब देखो, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है और हमें चाहिए क्या है? हमें तो चाहिए है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कभी भी हमें पास नेट वैल्यू हो और हमें उस वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई नेट वैल्यू को ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। तो अगर हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी गई है तो इसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ये निकल आएगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सीधी सी बात है। अच्छा, कभी कभी इनका इतने से भी मन नहीं भरता है तो ये पता क्या लिख देंगे आपके लिए? नेट, ये लास्ट लेवल है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने कहा बेड़ा गर्क को तुम लोगों का, इतना काहे के लिए घुमा रहे हो? तो मैंने क्या बोला, पहले तो नेट को कन्वर्ट करो ग्रॉस में, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस डेप, और ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को करने के लिए इसमें प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक। बस वही तो किया जो पहले किया था, दोनों चीज़ें एक साथ कर दें इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी कंडीशन में हमें चाहिए तो एक ही चीज़ है, याद रखना है आपको, किसी भी कंडीशन में हमें यही चाहिए है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी हाल में हमें यही चाहिए। और जब हम इन चारों को प्लस करेंगे, जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो मतलब ये चार, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इन चारों को प्लस करेंगे तो बनेगा हमारा जीडीपी एमपी। लेकिन यहाँ पर चेंज मत कर देना। अगर यहाँ पे डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसको प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक के साथ। यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट दिया गया है तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन के साथ, फिर हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन याद रखना इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमें कुछ भी दिया हो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसको इसके साथ। बस तीनों चारों चीज़ों को प्लस कर दिया, बन गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। और क्या, कौन सी आग लगी पड़ी है यहाँ पर, आराम से बन गया हमारा फॉर्मूला। ये देखो, इन चारों को प्लस कर दो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इन चारों को प्लस कर दोगे तो क्या निकलेगा हमारा लास्ट में? GDP-MP। और बस उसके आगे हमें कुछ भी दे दो, महान लोग हैं हम, हल्के में नहीं लिया करो हम लोगों को, हमसे सब बनता है आगे। तो आगे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। एक सेकेंड, just take 2 minutes break, then we will continue.
चलो, तो यहाँ तक हो गया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो एक साथ वाले आ गए, इनकम मेथड और वैल्यूएटेड मेथड। हाँ, ये रहे एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो क्या निकालना है यहाँ पर, GDP निकालना है। तो देखो भैया, हमें तो सबसे पहले चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ढूंढो कहाँ पर दिया, अरे साफ साफ दिया, देखो 1200 रुपया। हम तो होशियार लोग हैं, हम तो फॉर्मूले के बाहर जाएंगे नहीं। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर साफ साफ दे रखा है भैया, 200 रुपये, 200 करोड़। फिर क्या चाहिए हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लो देखो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। अब कोई मुझे बताओ क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। हमें तो चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जब भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया गया हो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया, तो इसमें प्लस क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कितना दिया रखा है, 300 प्लस 400 इक्वल टू 700। तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू 700, और इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट 100 आएगा। 600 में से 100 500 माइनस करेंगे, 100 आ जाएगा। बस निकल गया भैया। GDP MP मिठाई विठाई बंटवा दो कहीं पर। अभी नहीं निकला सर, फार्मूला टोटल कर लो, तुम्हारा आपके टोटल सर गलत आते हैं। 800, 1000, 1200, हाँ 2200 रुपये आएगा भैया। 2200, इतनी भी मैथ वीक नहीं है, 2200 आएगा। देख लो, मैंने बोला था ना बेटा, मैथ वीक नहीं है इतनी भी, थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है। 2200 आंसर आएगा। सीधी समझ में आ गई बात। तो हमें तो वही चाहिए जो हमें निकालना है। मैंने बोला ना, हर बार कंफ्यूज करेंगे किसी न किसी नए वर्ड के साथ। तो हमें तो यही चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बस। अब नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूरा है। हाँ, GNPFC निकालने के लिए बोल रहे हैं। बोले GNPFC निकालो, तुमने कहा GNPFC निकालो, हम लोग भाड़ में जाओ तुम लोग। हम तो GDP MP निकालूंगा। सबसे पहले हम GDP MP निकालूंगा। सबसे पहले ढूंढूंगा गवर्नमेंट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये मिल गया प्राइवेट। हम तो वही ढूंढेंगे जो फॉर्मूले की चीज़ें। 1000 चीज़ें तुम लोग एक्स्ट्रा दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो वही चीज़ ढूंढेंगे जो अपने काम की है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लो दूसरे क्वेश्चन में ही लोचा कर दिया। मैंने क्या बोला था, घुमाएंगे ये लोग। नेट दिया है डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई साहब क्या करना है, पहले नेट को कन्वर्ट करना है ग्रॉस में, तो इसके लिए प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और फिक्स्ड को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक के अंदर, तो इसको प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। पहले तो डेप्रिसिएशन ये दिया गया, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50, और प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 60 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 40 है। तो प्लस कर देंगे कितना, तो अब प्लस कर देंगे कितना, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं तो 40। तो भाई साहब ये आ जाएगा आपका 440, 440। और क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट दिया गया, अच्छा इंपोर्ट क्या करेंगे, जब सामने सामने नेट एक्सपोर्ट लिखा हुआ है और नेट एक्सपोर्ट माइनस में है, तो हम माइनस ही कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पर आएगा माइनस करके 3, और यहाँ पर 6 और 5 11, और एक इधर 2। तो लो भैया, GDP MP की वैल्यू निकली 2130। लेकिन निकालना तो हमें GNPFC है ना, तो ग्रॉस से ग्रॉस पर ही, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो प्लस NFIA करना पड़ेगा, और फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT भी करना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, प्लस NFIA माइनस NIT। तो प्लस करेंगे NFIA, कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में 30 दिया गया है, प्लस करना था, माइनस में 30 था, चलो माइनस कर लेते हैं 30, 2100 बचा, चलो ठीक है। अब क्या बचा करने के लिए, माइनस NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सीधे सीधे 40 दिए गए, तो इनको भी माइनस कर ही दो लगे हाथ। तो ये कितना आएगा, 2060। देखते हैं भैया, किस्मत आजमानी नहीं है। अरे क्या गलत निकलेगा क्या, अच्छा 2060 आंसर आ गया। समझ में आया क्या किया हमने, तो देखो सबसे पहले GDP MP ही निकाला था, हमने तो GDP MP ही निकाला था, फिर GDP MP की वैल्यू को आगे कन्वर्ट कर दिए हम लोग, और कन्वर्ट करके जो निकला तो निकल गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ टू एवरीवन। ये अब सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। समस्या ख़त्म यहाँ पर। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
चलिए तो आगे कंप्लीट करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, जीडीपी एफसी निकालना है, और जीडीपी एफसी निकालते समय हमें कैलकुलेट करना है क्या, जीडीपी एमपी, हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी। चलो भैया तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना है कि देखिए हमारे पास वो चारों चीज़ें चाहिए हमें। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 450, 800 दिया गया है, 450 दिया गया है। तीसरी चीज़ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेवल, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, तो इसके साथ प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो 50 कितना हो जाएगा 200, और लास्ट में चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो वो माइनस में 30 दिया गया है। चलो पहले इनको प्लस करके माइनस 30 कर लेंगे तो आंसर कितना आता है देखते हैं, 1000 और 1400, 1450 माइनस 30 माइनस कर देंगे 30, 2 बचेगा यहाँ पे 1420, और 1420 में प्लस करेंगे जब, क्या करना है अब हमें एमपी से एफसी पे जाना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी, और माइनस करेंगे एनआईटी 1420 में से, तो कितना हो जाएगा 120, 1300, आई थिंक 1300 विल बी द आंसर, यस 1300 आंसर आ गया। तो ऐसे करते करते हम लोग सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए, हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स को कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी देर में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड बची हुई हैं उन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, फिलहाल जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, लास्ट क्या था कि अगर आप लोग बेटा अनअकैडमी पर नए आए हो, पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इससे पहले आपने कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है, जहाँ पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हो, इस चैनल पर आपने अनअकैडमी का नाम नहीं सुना है, तो मैं बता देता हूँ अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर 30 से 35 प्लस कंपटीशन एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें से आप अभी सीबीएसई की कैटेगरी में हो, ऐसे 30-35 कैटेगरीज की तैयारी करवाई जाती है। मैं अनअकैडमी का एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। मैंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, MBA, MCOM, BCOM, B.Ed, PGDCA और 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर आज का डाउट फीचर अभी फ्री चल रहा है और अनलिमिटेड, आप अनअकैडमी पर अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पर डाउट पूछ सकते हो। हाई क्वालिटी में वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे, आपको जो भी आप डाउट पूछोगे, हो सकता है वहाँ से पहले से कोई मैच सॉल्यूशन डाला हो तो वो आपको वहाँ पे मिलेगा, और आपको अच्छे खासे जितने भी आपके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए डाउट्स आते हैं वो सब सारे के सारे आप डाउट पूछ सकते हो। नहीं, ये अभी सिर्फ कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के लिए एप्लीकेबल है। आज का डाउट फीचर पूछने के लिए आपको अनअकैडमी के ऐप पर जाना है, वहाँ पे आज डाउट पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको अपने डाउट की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आपको डाउट की फ़ोटो अपलोड करने के बाद बस थोड़ी देर पर वेट करना है। हो सकता है एक दिन भी लग जाए, लेकिन आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा जल्दी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद अनअकैडमी पे आपको पता ही है फीचर्स, अनअकैडमी प्लस हम लोग एक और प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी का ही ऐप है, उसी के अंदर एक फ़ीचर है अनअकैडमी प्लस। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए मिलता है। अब सब्सक्रिप्शन लेने से फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और आप ऑल एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ऑल टॉपिक्स को पढ़ सकते हो,
ऑल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, मतलब हर चीज़ जो भी ऐप के अंदर रहता है वो सब आप अटेंड कर पाओगे, पूरा ऐप आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। एग्जांपल जैसे आप लोग हॉटस्टार, अमेजन प्राइम वगैरह देखते हो, आपको उनका एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पूरा ऐप अनलॉक हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी पूरा ऐप अनलॉक हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको करने के लिए इतनी सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं, आप सभी एजुकेटर से पढ़ पाते हो, सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाते हो। तो हर चीज़ आपको मिलती है अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर। और अनअकैडमी प्लस की प्राइसिंग्स आपको क्या है पता है, ये देखिए यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और आप 12th क्लास में अभी अभी आए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कोड यूज़ करिएगा बी अनुरागी लाइव, और ये दिलवाएगा आपको 10% का डिस्काउंट। बी अनुरागी लाइव 10% का आपको डिस्काउंट दिलेगा ये कोड। अच्छा, अगर आप लोग और कम मंथ का लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा जितने ज़्यादा महीने आप लोगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। पर मंथ ये देख लीजिए 1100 रुपये करीब पड़ता है। कितना सस्ता है, आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं इतने में, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, सारे एजुकेटर से पढ़ने को मिल रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने पर। अनअकैडमी का एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको अनअकैडमी प्लस तो मिलता ही मिलता है, प्लस के सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ये सब भी आपको मिलता है, ये सब भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हो बी अनुरागी लाइव, बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ करने से यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये थोड़ा सा रिलेटिवली वहाँ से महंगा प्लस है, लेकिन यहाँ पे फीचर और भी कई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको रिकमेंड 12 महीने वाला ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 10th से 11th में आ रहे हैं तो आपके लिए रिकमेंड करूँगा 24 महीने का। इससे आपकी पूरी 11th क्लास और 12th क्लास कवर हो जाती है, और 12 वाले 12th क्लास वाले बच्चों के लिए तो मैंने बता दिया, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर आप लोग इस पर डिस्काउंट लेना चाहते हो तो मैंने पहले बता दिया, ये कोड है, इस कोड को यूज़ करिए और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अच्छा, अनअकैडमी पर अगर मेरी आप बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं और इन फ्री क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो बी अनुरागी लाइव, और ये कोड आपको 10% का डिस्काउंट तो दिलवाता ही, साथ में मेरी सारी फ्री क्लासेस जो हैं उनको अनलॉक भी कर देता है। अगर आपको कभी भी फ्री क्लास लेनी है, आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो फ्री क्लासेस तो अटेंड कर ही सकते हो, और उन फ्री क्लासेस को यूज़ करने के लिए कभी कभी आपको कोड मांग सकता है, तो कोड आप ये डालेंगे तो आपकी वो फ्री क्लास भी अनलॉक हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, ये सारे जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ ये सब अच्छा लग रहा होगा। बस थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस नेशनल इनकम का, और अगले जैसे हम लोग अब अगला स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद, तो पूरा ही कंप्लीट करके छोड़ेंगे। अब हम इसमें ये नहीं करेंगे कि फिर एक पार्ट, अब हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए ब्रेक लेंगे। ओके, चलिए तो थोड़ी देर में फिर मिलते हैं।